मैं एक 45 साल की विधवा औरत हूँ, लेकिन खूबसूरती में 25 साल की लगती हूँ। मैं अपनी इकलौती बेटी के घर रहने गई तो मेरा दामाद मेरा कुछ ज़्यादा ही ख्याल करता, लेकिन मैंने कभी महसूस ना किया। लेकिन एक रात 1 बजे के करीब जब मेरी आंख खुली तो इसे अपने कमरे में पाकर मैं हड़बड़ा कर उठ गई और इसे कहा, तुम इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? तो बोला, सासू जान, आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैंने कहा, बोलो, रात के इस वक्त तुम्हें क्या ज़रूरी बात करनी है? इसने जैसे ही मुंह खोला, मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई और मैंने एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर मारा और कहा, निकल जाओ मेरे कमरे से, तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए। लेकिन वो ज़िद पर अड़ गया कि इसकी बात ज़रूर मानो। आखिरकार मजबूर होकर मैंने अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सबका खैर मकदम है। मेरा नाम रज़िया है और आज मैं आपको अपनी बेटी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो दिल थाम कर सुनिए। मेरी बेटी को इसके ऑफिस के काम की वजह से घर के कामों के लिए वक्त नहीं मिल रहा था। एक दिन इसका मुझे फ़ोन आया और इसने कहा, अम्मा, मुझे घर के कामों में आपकी बहुत ज़रूरत है, कुछ दिन मेरे पास आओगी क्या? बेटी की फ़िक्र में मैं फ़ौरन इसके घर चली गई। मुझे देखते ही बेटी से ज़्यादा दामाद खुश हो गए। वो मेरी इतनी खिदमत और ख्याल क्यों कर रहे थे ये मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन दामाद अचानक बदल गए थे। मुझे देखते ही बेटी ने मुझे गले लगाया। इसके पीछे दामाद आरिफ ने भी मुझे गले लगा लिया। इससे पहले कभी उन्होंने मुझे इस तरह गले नहीं लगाया था। अचानक इनमें इतना तब्दीली कैसे आ गई ये मेरी समझ में नहीं आया। जब दामाद ने मुझे गले लगाया तो मुझे बहुत शर्म महसूस हुई। मेरी बेटी सबा ने अपने शौहर के इस रवैये पर ध्यान भी नहीं दिया। जैसे ही मैं बेटी के घर पहुंची, इसने मुझसे कहा कि वो मेरे हाथों की बनी हुई अपनी पसंदीदा सब्जी खाना चाहती है। आते ही मैं फ्रेश होकर बेटी की किचन में चली गई। इस रात दामाद और बेटी दोनों बड़े चाव से खाना खा रहे थे। खाना खत्म होते ही सबा बोली, अम्मा, आज तुम्हारे हाथ का खाना खाकर बहुत अच्छा लगा। इसकी बात पर दामाद ने भी हामी भरते हुए कहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत दिनों बाद पेट भर कर खाया हो। दामाद ने मेरी तारीफ की तो सबा ने अपने शौहर को गुस्से से देखना शुरू कर दिया। वो बोली, आरिफ, मेरी माँ के सामने मेरी बुराई मत करो। तुम ऐसा बोल रहे हो जैसे मैं रोज़ खाना बनाती ही नहीं। क्या तुम रोज़ बाहर में खाते हो? इन दोनों के दरमियान तू मैं शुरू हो गई। तब मैंने दोनों को खामोश कराते हुए कहा, सबा, छोटी छोटी बातों को बड़ा मत बनाओ। दामाद तो बस मजाक में तुम्हारे साथ मेरी तारीफ कर रहे होंगे। वैसे भी रोज़ तो मैं यहाँ नहीं रहती। तुम ही अपने शौहर का ख्याल रखती हो, शायद वो सिर्फ हंसी मजाक कर रहे हों। मैंने अपनी बेटी से ये बात इसलिए कही क्योंकि दामाद को कुछ कहना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। खाना ख़त्म होते ही सबा हाथ धोकर अपने कमरे में चली गई। मैं डाइनिंग हॉल साफ करने लगी। मेरी मदद के लिए दामाद थे। वो बोले, सबा को तो कोई परवाह ही नहीं। अम्मा, इतने दिनों बाद आप घर आई हैं, फिर भी वो पहले दिन से आप पर सारा काम छोड़कर मोबाइल लेकर कमरे में चली गई। यही तो रोज़ का हाल है। दामाद की बात से मुत्तफिक होकर मैंने डाइनिंग टेबल से बर्तन उठाए। तभी दामाद भी मेरी मदद के लिए किचन में आ गए। किचन से जाते वक्त दामाद ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर दामाद जी बोले, सासू माँ, सच में आपके हाथों में जादू है। आपके हाथ का खाना खाकर मन बहुत खुश हो गया। आगे भी मुझे आपके इस तरह के अलग अलग रूप देखने को मिलेंगे। मेरा ना कोई साला है ना कोई साली। मेरे ससुराल में तो आप ही एक हैं। अब चाहे साला साली और बहनोई की हंसी मजाक हो या सासू माँ की देखभाल, ये सब रिश्ते आप ही को निभाने हैं। अब मैं आपको यहाँ से जल्दी जाने नहीं दूंगा। मुझे दामाद का प्यार समझ आ गया, लेकिन
इसके पीछे इनका क्या मकसद था, इस पर मैंने ज़्यादा गहराई से नहीं सोचा था। इसी तरह कुछ दिन और गुजर गए। मुझे बेटी के घर आए कुछ ही दिन हुए थे कि मैंने महसूस किया कि इन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान कुछ ठीक नहीं था। लगातार 3 दिन से मुझे रात को इनके कमरे से बड़बड़ाहट और दामाद की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो बात प्यार की तो बिल्कुल नहीं थी। इन दोनों के दरमियान कुछ गड़बड़ थी। ये मुझे साफ महसूस हो रहा था क्योंकि जब से मैं वहाँ आई थी मैंने इन्हें कभी साथ हंसते खेलते नहीं देखा था। एक दिन शाम को सबा ऑफिस से जल्दी घर आ गई। इसे घर पर देखकर मैं 2 कप कॉफ़ी लेकर इसके कमरे में चली गई। मुझे इससे थोड़ी बातें करनी थी। कॉफ़ी का बहाना बनाकर मैं इसके कमरे में गई। मैंने इसके हाथ में कॉफ़ी का कप दिया, लेकिन वो मुझसे बात करने की बजाय मोबाइल में मसरूफ़ थी। तब मैंने इसका मोबाइल खींचते हुए कहा, सबा, क्या मुझे यहाँ बुलाने का मकसद यही है कि मैं तुझे मोबाइल खेलते देखूँ? मैं आई हूँ और तू मुझसे 2 मिनट भी बैठकर बात नहीं कर रही। अरे 2 लफ्ज़ माँ से तो बोल। और अगर तुझे बात नहीं करनी तो मुझे तुझसे बात करनी है। जैसे ही मैंने इसका मोबाइल छीन लिया इसका ध्यान मेरी तरफ हो गया। वो बोली, बोलो अम्मा, तुम्हें मुझसे क्या इतनी ज़रूरी बात करनी है? तब मैंने कहा, सबा, तू खुद को इतनी कूल दिखाती है, क्या सच में तू वैसी ही है? क्या सच में तुम्हारे घर का माहौल इतना कूल है? मेरी बातों पर सबा के चेहरे पर सवाल उठाया। वो बोली, अम्मा, तुम क्या बोल रही हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जो बोलना है सीधा बोलो। अब तुम टीचर नहीं हो और ना मैं तुम्हारी स्टूडेंट कि तुम मुझसे इतनी सख्ती से बात कर रही हो। सबा के कंधे पर हाथ रख कर मैंने कहा, अरे पिछले 3 दिनों से रात को मुझे तुम्हारे कमरे से तुम दोनों की बुड़बुड़ाहट सुनाई दे रही है। क्या तुम दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक है? अभी तुम्हें बच्चा भी होना है। अभी से ही तुम्हारे दरमियान अनबन शुरू हो गई। अभी तो तुम्हें साथ पूरा जीवन गुजारना है। ये सही तरीका नहीं। मेरी बातों का जवाब देते हुए सबा बोली, अम्मा, मुझसे कहने के बजाय आरिफ से कहो, क्योंकि हमेशा वही झगड़ा शुरू करता है। इस दिन भी देखा ना किस तरह खाने की टेबल पर मुझे कुछ भी बोल रहा था। फिर वो बोली, अम्मा, आप तुम ही बताओ, मैं ऑफिस में भी थक जाती हूँ। ऊपर से घंटों ट्रैफिक में फंसकर घर आना पड़ता है। अब 3 दिन से तुम घर आई हो तो मुझे थोड़ी राहत मिली है, वरना रोटियां बेलते वक्त भी मेरी आंख लग जाती है। अब इतनी थकन के बावजूद भी आरिफ को कैसे वक्त दूं? आरिफ तो कुछ समझने को तैयार ही नहीं। और वैसे भी तुम्हें यहाँ बुलाने का आइडिया इसी का था। वो कह रहा था कि सासू माँ के आने से तुम्हें भी थोड़ा आराम मिलेगा। तुम यहाँ आई हो तो इसकी खाने की शिकायतें भी थोड़ी कम हो गई हैं, वरना हर बात मैं ये ऐसा और वो वैसा ही चलता रहता था। तुम्हें बुलाने से पहले वो कह रहा था कि जब मेरी सासू माँ आएंगी तो मैं इनसे सारी ख्वाहिशें पूरी करवाऊंगा। अब तुम्हारे दामाद को तुमसे क्या ख्वाहिशें पूरी करवानी हैं, ये तुम ही देख लो। इसकी शिकायतों से तो मुझे थोड़ी राहत मिल गई है। सबा की बातें सुनकर मुझे लगा कि सच में इसे काम से वक्त नहीं मिलता होगा, इसलिए आरिफ को खाने पीने की परेशानी हो रही होगी और शायद इसीलिए उन्होंने मुझे कुछ दिनों के लिए बुला लिया होगा। लेकिन दामाद को मुझसे और भी ख्वाहिशें पूरी करानी थी, इसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। सबा की बातें सुनकर मुझे लगा कि इनके दरमियान आम झगड़े हैं जो वो खुद सुलझा लेंगे, इसलिए आगे मैंने सबा को और नहीं समझाया। जैसे ही मैं इसके कमरे से बाहर निकली मुझे दामाद की गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। इस दिन आरिफ भी जल्दी घर आ गए थे। इन्हें घर में देखकर मैंने कहा, आज आप जल्दी आ गए, चलो अच्छा हुआ। आज तुम दोनों बाहर जाकर डिनर कर लो, घर संभाल लूँगी। इन्हें थोड़ा बाहर घूमने फिरने का मौका मिलेगा, इसलिए मैंने इन्हें डिनर के लिए बाहर जाने को कहा। लेकिन दामाद ने कहा, सासू माँ, होटल जाने की ज़रूरत नहीं। आज मेरे बॉस का 50वां जन्मदिन है। बॉस ने जन्मदिन के मौका पर 5 स्टार होटल में पार्टी रखी है और हमें ख़ास तौर पर बुलाया है।
आरिफ की बात सुनकर मैंने कहा, अरे वाह, तो फिर तुम दोनों जल्दी से अच्छे से तैयार हो जाओ और साथ पार्टी में जाओ। तब दामाद जी बोले, सासू माँ, हम दोनों अकेले नहीं जाएंगे, बॉस ने पूरे ख़ानदान को बुलाया है और आप भी हमारे ख़ानदान में हैं, इसलिए आप भी हमारे साथ चलें। तब सबा भी मुझसे ज़िद करने लगी, कहा, अम्मा, घर पर तुम अकेली बैठी क्या करोगी, तुम भी हमारे साथ चलो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। एक तो जब से तुम यहाँ आई हो मैं तुम्हें कहीं बाहर घुमाने भी नहीं ले जा सकी। मैं छुट्टी लूँगी तो लूँगी, पर अभी तुम हमारे साथ बाहर चलो, कम से कम तुम्हारा भी मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। इन दोनों का इतना ज़ोर पड़ गया कि मुझे भी इनके साथ जाने के लिए तैयार होना पड़ा। मैं जहाँ भी जाती थी अपने साथ एक तो पार्टी वियर कपड़े रखती थी। इस बार भी मैंने गुलाबी रंग की नेट वाली साड़ी साथ रखी थी। मैंने वही साड़ी पहनकर अच्छे से तैयार होकर कमरे से बाहर आई। जैसे ही मैं बाहर आई दामाद मुझे लगातार देखने लगे। वो मुझे ऊपर से नीचे तक निगाह फेरने लगे। उन्होंने कहा, आज आपको सासू माँ कहने में भी शर्म आ रही है, क्योंकि आप किसी भी तरह से उम्र रसीदा नहीं लग रही हैं। आज तो आप किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही हैं। दामाद की बातों पर मुस्कुराते हुए मैं बाहर गाड़ी के पास चली गई। कुछ देर बाद घर लॉक करके बेटी और दामाद भी बाहर आ गए। दामाद मेरी तारीफ़ें कर रहे थे, लेकिन सबा का ध्यान इस पर नहीं था। लेकिन जैसे ही पार्टी में गए और दामाद के बॉस हमारे पास आए, उन्होंने मुझे देखकर आरिफ से कहा, आरिफ, तुम्हारी साली तो बहुत खूबसूरत है। इस पर आरिफ कुछ बोलते इससे पहले सबा बोली, बॉस, ये आरिफ की साली नहीं, ये तो माँ है, ये इनकी सास हैं। हमारे रिश्ते सुनकर बॉस हैरान रह गए। उन्होंने कहा, आपकी खूबसूरती और जवानी देखकर बिल्कुल नहीं लगा कि आप सासू माँ हो सकती हैं। बॉस ने अपनी गलती मांगते हुए मुझसे माफ़ी मांगी और वहाँ से चले गए। बॉस के जाते ही दामाद मेरी तारीफ़ें करने लगे। उन्होंने कहा, सच में सासू माँ, आज तो आप सबा से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। सच में बीवी तो ऐसी होनी चाहिए। ऐसा कहकर दामाद ने मेरे हाथ पर ताली मारी और हंसने लगे। लेकिन इनके इस मजाक पर सबा गुस्से से मेरी तरफ देखने लगी। अब मुझे आहिस्ता आहिस्ता दामाद की निगाहों का एहसास होने लगा था। कुछ देर बाद हम घर जाने के लिए निकल पड़े। घर पहुंचते ही सबा और मैं एक साथ गाड़ी से उतरी। गाड़ी से उतरते ही सबा ने मुझसे कहा, अम्मा, आज के बाद तुम्हें इतना सजने संवरने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा अपनी उम्र के हिसाब से रहना सीखो। गुस्से में तेज़ अल्फाज बोलते हुए सबा पैर थपकते हुए घर के अंदर चली गई। मुझे इसका गुस्सा कुछ समझ नहीं आया। असल में मुझे तो किसी भी बात पर गुस्सा आने का सवाल ही नहीं था। फिर भी सबा मुझसे नाराज़ होकर घर के अंदर चली गई थी। नादान लड़की सोचकर मैंने इसकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया और घर जाकर अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद फ्रेश होकर मैंने रात को सोने के लिए नाइट गाउन पहन लिया। रोज़ की तरह सोने से पहले मैंने अपने हाथ पाँव पर बॉडी लोशन लगाया। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर दामाद थे। हमारी नज़रें मिलते ही दामाद ने कहा, सासू माँ, अंदर आ सकता हूँ? ये घर इनका ही था, फिर भी वो कमरे में आने के लिए मुझसे इजाज़त ले रहे थे। मैंने कहा, ये घर तो आपका ही है, मेरी इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत, आप यहाँ कभी भी आ जा सकते हैं। फिर हंसते हुए दामाद कमरे में दाखिल हो गए। उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, सासू माँ, सच में आज आप बहुत खूबसूरत लग रही थी। वैसे तो मैं आपको कभी ये कॉम्प्लीमेंट देना चाहता था कि आप आज भी जवान और ख़ूबसूरत दिखती हैं। कभी कभी सच में आपको सासू माँ कहने में भी मुझे शर्म महसूस होती है। कभी कभी तो आपका नाम से बुलाने की ख्वाहिश होती है। सच में आप सबा की बहन जैसी लगती हैं। बाहर कुछ देर पहले सबा ने जो गुस्से में आपको कहा वो सब मैंने सुन लिया। इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिएगा। और हाँ, एक ज़रूरी बात यह है कि सबा की बातों को दिल पर लेकर आप अपना रहन सहन बिल्कुल मत बदलिएगा। आप जैसी हैं बहुत अच्छी हैं।
दामाद के मुंह से अपनी तारीफ़ें सुनकर मेरे मन में लड्डू फूटने लगे। अगर 45 साल की औरत की निस्बत 21 साल की जवान लड़की से की जाए तो जाहिर है वो औरत खुश होगी ही ना। इस वक्त मेरे साथ भी वैसा ही हुआ था। दामाद की तारीफ़ों पर मैं शर्मा गई थी। इस दिन के बाद दामाद की हदें बढ़ने लगीं। 4 दिन बाद मुझे अपनी बेटी के कमरे से इनकी बहस की आवाज़ें सुनाई दीं। मैं अपने कमरे से बाहर झांकते हुए सब कुछ सुन रही थी। तभी दामाद कमरे से बाहर आते दिखाई दिए। दामाद को बाहर आते देखकर मैं जल्दी से अपने कमरे में चली गई। मैं कमरे की लाइट बंद करने ही वाली थी कि आरिफ मेरे कमरे में आ गया। वो काफ़ी गुस्से में लग रहा था। मैंने इसे एक गिलास पानी दिया और पूछा, सब ठीक तो है ना? इस पर दामाद बोले, सासू माँ, आपकी बेटी और आप में कितना फ़र्क है। शादी के बाद शौहर से कैसा रवैया रखना चाहिए, इसे कैसे खुश रखना चाहिए, आपने सबा को कुछ भी नहीं सिखाया। जब भी मैं इसके पास जाता हूँ वो एक ही बात कहती है कि मैं बहुत थक गई हूँ। आपकी बेटी अब पूरी तरह बूढ़ी लगने लगी है। इसके सामने आप जवान लगती हैं। कहाँ आपकी जवानी और कहाँ सबा का वक्त से पहले आया बुढ़ापा। मैंने खामोश रहकर आरिफ की सारी बातें चुपचाप सुनी। इनकी बातें ख़त्म होते ही मैंने इसे समझाते हुए कहा, दामाद जी, आप गुस्सा मत कीजिए। सबा जब अपने ऑफिस के काम में पूरी तरह थक जाती है, इसलिए वो थोड़ी परेशान हो गई है। कुछ दिन आप दोनों बाहर घूमने चले जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। काम की भाग दौड़ में खुद के लिए भी वक्त निकालना ज़रूरी है। इस पर दामाद बोले, मैं तो सब कुछ करने को तैयार हूँ, लेकिन आपकी बेटी को ऑफिस से छुट्टी लेने की ख्वाहिश होगी, तब ही मैं इसके साथ कहीं जा सकूँगा। मैंने फिर दामाद को समझाया और इनके हाथ में पानी का गिलास दिया। दामाद से बात करते करते नादास्ता तौर पर मेरा हाथ इनके पाँव पर रखा गया। अचानक दामाद ने अपने पाँव पर रखा मेरा हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया और मेरे हाथ से गिलास एक तरफ रखते हुए दूसरे हाथ से मेरे चेहरे से बाल हटाते हुए बोले, सासू माँ, आप सच में बहुत खूबसूरत हैं। आपको देखकर तो सबा को देखने की ख्वाहिश ही नहीं होती। कहाँ आपके चेहरे का तेज और कहाँ सबा की झुर्रियाँ। दामाद मेरे सामने मेरी बेटी की बुराई कर रहे थे। मैंने इनसे कहा, आप मेरी खूबसूरती की तारीफ़ें कर रहे हैं, इसके लिए शुक्रिया, लेकिन जिस लड़की के बारे में आप बुरा भला कह रहे हैं वो मेरी बेटी है, ये मत भूलिएगा। दामाद बोले, सासू माँ, मैं कुछ गलत नहीं कह रहा, जो सच है वही कह रहा हूँ। अब सबा बूढ़ी लगने लगी है तो क्या करूँ, आपके सामने वो सच में फीकी पड़ती है। आपकी खूबसूरती बहुत दिल मोह लेने वाली है। बोलते बोलते दामाद की निगाह मुझ पर टिक गई थी। तब मैंने इनसे कहा, अब काफ़ी रात हो गई है, आप जाकर सो जाएं, वरना सबा यहाँ आ गई तो वो और नाराज़ हो जाएगी। मैंने दामाद को जैसे तैसे कमरे से बाहर किया, वरना वो रात भर मेरे कमरे में ही बैठे रहते। खैर जो भी हो, लेकिन आरिफ ने मेरी जो तारीफ़ें की वो मुझे बहुत पसंद आईं। अगले दिन शाम को जब दामाद ऑफिस से घर आए तो उन्होंने कहा, सासू माँ, कल मुझे 2 टिफ़िन पैक कर दीजिएगा और वो भी भर कर। जब से आप मेरा टिफ़िन बना रही हैं ऑफिस में मेरी क्रेडिट बढ़ गई है। मेरे दोस्त रोज़ मेरा टिफ़िन की तारीफ़ें करते हैं। आज तो मेरे बॉस ने भी मेरी तारीफ़ की। सबको लगा कि मेरी बीवी ने इतना अच्छा खाना बनाया, लेकिन मैंने सब का भरम दूर कर दिया और बताया कि ये जादू मेरी बीवी के हाथों में नहीं बल्कि मेरी सासू माँ के हाथों में है। कल बॉस ने आपसे टिफ़िन मांगा है और हाँ, टिफ़िन के साथ आप भी अच्छे से तैयार रहिएगा क्योंकि बॉस ने आपसे मिलने के लिए बुलाया है। मेरे दोस्त भी आपसे मिलना चाहते हैं। दामाद मेरी तारीफ़ें कर रहे थे, तभी सबा वहीं बैठी थी। बातें करके आरिफ डाइनिंग हॉल से बाहर चले गए। मैं भी किचन में रात का खाना बनाने चली गई। तभी सबा ने कहा, अम्मा, तुम्हें अपने दामाद के सामने ज़्यादा कूल बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैंने तुम्हें इसी दिन समझाया था कि तुम्हें अपनी उम्र के हिसाब से रहना चाहिए। अब ना तुम नौकरी करती हो ना अब्बू हैं, तो तुम्हें इन सब नखरे की क्या ज़रूरत।
कल तुम आरिफ के ऑफिस जा रही हो तो एकदम सादा और सादगी से जाओ। मुझे तुम्हारा ये टॉप टिप रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरी बेटी मुझ पर हुक्म चलाने लगी थी। इस वक्त मुझे सबा की बातों पर गुस्सा आया। मैंने इससे कहा, सबा, इस दिन मैंने तुझे बच्चा समझकर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अब तेरी हिम्मत बढ़ती जा रही है। याद रख, मैं तेरी माँ हूँ, ये मत भूल। मुझसे बात करते वक्त अपनी ज़बान का ख्याल रख। एक बात तुझे भी अच्छे से पता है कि मुझे हमेशा से टिप टॉप रहने की आदत है। मैं अपनी आदत किसी के कहने से नहीं बदलूंगी। इंसान जितना अच्छा रहे इतना ही फ्रेश दिखता है, यही मेरा मानना है। तू चाहे कुछ भी कहे, मैं अपना रहन सहन नहीं बदलूंगी। अगर किसी को बदलना है तो तू खुद बदल, अपना चिड़चिड़ापन बदल। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तू मेरी ही बेटी है या नहीं। इस दिन पहली बार मैं अपनी बेटी से इतना गुस्से से बातें कर रही थी। इससे पहले सबा ने भी कभी मुझसे इतनी कटु बातें नहीं की थी। इसलिए इससे नाराज़ होकर मैं किचन में चली गई। इस रात खाने के वक्त भी मैंने किसी से बात नहीं की। अगले दिन दोपहर 1 बजे के बाद मुझे दामाद का फ़ोन आया तो मैं तैयार होकर इनके ऑफिस जाने निकली। शाम को मैं और आरिफ साथ ही घर लौटे। मुझे और आरिफ को साथ देकर सबा और भी ज़्यादा नाराज़ हो रही थी। अब मुझे इसकी नाराज़गी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो तो अपने शोहर को भी खुश नहीं रख सकती थी। मैंने भी अब इससे कोई उम्मीद नहीं रखी थी, लेकिन इधर मेरे दामाद अब मुझसे बहुत अच्छे से पेश आने लगे थे। हर 2-3 दिन बाद वो मुझसे कहते कि ऑफिस में इनके दोस्तों ने या कभी बॉस ने मुझसे मिलने के लिए बुलाया है। इस दिन भी सुबह नाश्ता करते वक्त दामाद ने कहा, सासू माँ, घर के सारे काम जल्दी निपटा लीजिएगा क्योंकि आज भी आपको ऑफिस जाना है। मैंने इनकी बात पर हामी भरी। जैसे ही आरिफ ऑफिस के लिए निकले, सबा ने मुझे घेर लिया। इसने कहा, अम्मा, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ रोज़ तुम अपने दामाद के ऑफिस जा रही हो, शाम को इनके साथ हंसते खेलते घर लौटती हो। अब भी तुम दोनों में सास दामाद का रिश्ता बरकरार है या फिर हदें पार हो गई हैं? इस वक्त सबा कुछ ज़्यादा ही बोल गई थी। मैंने इस पर ज़ोर से चलाई, फिर भी इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसने कहा, मुझ पर चलाने की बजाय एक बात सोचो कि तुम्हारा और तुम्हारे दामाद का रिश्ता किस मोड़ पर जा रहा है। अगर मेरी बात समझ नहीं आई तो तुम यहाँ से जा सकती हो। इसकी बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे आंसुओं की परवाह किए बगैर सबा ऑफिस चली गई। इसके बाद 5 घंटे गुजर गए, लेकिन मैं अपने कमरे में बैठी आंसू बहाती रही। आरिफ के फ़ोन लगातार आ रहे थे, लेकिन मैंने फ़ोन उठाने से इनकार कर दिया। 5 घंटे बाद मैंने खुद को संभाला और अपना बैग पैक करने लगी। जैसे ही मैं सबा के घर से निकलने लगी, दरवाज़ा खोलते ही मैंने देखा कि बाहर मेरा दामाद गाड़ी पार्क कर रहा था। मुझे अचानक जाते देख उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और सीधा घर अंदर ले आए। कमरे में पहुंचते ही आरिफ ने मेरा बैग खाली कर दिया। वो बोले, सासू माँ, ये क्या हो रहा है? आप बगैर कुछ कहे यहाँ से क्यों जा रही हैं? मैंने इन्हें सबा की बातें कुछ नहीं बताई। मैंने कहा, मेरी वजह से शायद आपके रिश्ते में दूरियां आ रही हैं। अब मुझे भी यहाँ आए काफ़ी दिन हो गए हैं। मैं अपनी बेटी का घर नहीं तोड़ना चाहती। आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहें। अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। मैं फिर से अपना बैग पैक करने लगी, तभी दामाद ने मुझे अपनी तरफ घुमाया, फिर मेरे कंधों पर हाथ रखकर बोले, सासू माँ, ज़रूर सबा ने आपको कुछ बुरा भला कहा होगा। मैंने आपको पहले ही समझाया था कि इसकी बातों पर ध्यान न दीजिएगा। वो अहमक है, इसे खुद को संभालना नहीं आता। मुझे तो लगता है कि आपकी बेटी आपसे जलने लगी है। जो लोग जलते हैं वो दवाएं नहीं देते, इसलिए आप भी बेफिक्र होकर ठाठ से रहें। आरिफ मुझे हंसाने की कोशिश करने लगे। मेरी आंखों में आंसू देखकर उन्होंने मेरे आंसू पोंछे और कहा, किसी की बातों से इतना मायूस मत होइए, मैं आपके साथ हूँ। इनके बोलने में एक अलग ही प्यार था। इस दिन के बाद से रोज़ रात को जब सबा सो जाती, आरिफ मेरे कमरे में आने लगे। अब इनका मेरे कमरे में आना मुझे खटकता भी नहीं था, क्योंकि हमारा रिश्ता एक अलग मोड़ पर जा चुका था। अब आरिफ मेरे सिर्फ दामाद नहीं रहे थे। दिन गुजरते गुजरते आरिफ मेरे कमरे में आते रहे। कुछ दिन बाद अचानक मेरे मन में ख्याल आया कि अगर सबा को ये सब पता चल गया तो
इसलिए मैंने आरिफ के सामने ये सवाल रखा। मैंने कहा, आरिफ, तुम रोज़ रात को सबा की निगाहों से छुप कर मेरे कमरे में आते हो, लेकिन क्या तुम पक्का करते हो कि वो गहरी नींद में होती है? अगर तुम्हारी लापरवाही से सबा अचानक मेरे कमरे में आ गई और इसने ये सब देख लिया तो क्या होगा? इस पर आरिफ ने कहा, सासू माँ, कभी न कभी हमें इस सूरत हाल का सामना करना ही पड़ेगा। जो काम मेरी बीवी को करना चाहिए था वो आपने किया, इसमें आपकी क्या गलती? इस वक्त रहते सब कुछ समझना चाहिए था, अब वक्त इसके हाथ से निकल गया। आप ज़्यादा फिक्र मत कीजिएगा वरना आपके चेहरे पर भी झुर्रियाँ आ जाएंगी। आप फिक्र मत कीजिए, बस सबा के सामने इस रिश्ते को कबूल करने की हिम्मत रखिएगा। हम दोनों बातें कर ही रहे थे कि अचानक सबा कमरे में आ गई। मैंने इसका नाम लिया ही था कि वो वहाँ मौजूद हो गई। हम दोनों सास दिमाद एक दूसरे को देखने लगे। सबा तो हमें साथ देख कर बस घूरती रह गई। इसने कहा, मुझे तुम दोनों पर पहले ही शक था। आरिफ, तुम्हें क्या लगा कि तुम रोज़ रात को मुझे चकमा देकर जाते हो और मुझे पता नहीं चलता? मैं तो बस मौके का इंतज़ार कर रही थी क्योंकि मुझे तुम दोनों को रंगे हाथ पकड़ना था। अब तो मैं तुम्हारी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली हैं और तुम्हें इस हालत में भी देख लिया है। सबा बोल ही रही थी कि अचानक आरिफ का फ़ोन बजा। इसने मेरा हाथ छोड़ा और कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर पहले वो मुझे समझा रहा था तो मेरा हाथ पकड़े हुए था। चंद मिनटों बाद वो एक शख्स को साथ लेकर कमरे में वापस आया। वो तीसरा शख्स कोई और नहीं बल्कि आरिफ का बॉस रघुवीर जी थे। आधी रात को इन्हें घर में देखकर सबा हैरान रह गई। इसने बॉस की तरफ देखकर कहा, आप इस वक्त यहाँ कैसे? बॉस हैरत से सबा को देख रहे थे। तब सबा बोली, आप यहाँ क्यों आए हैं? ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अब एक गवाह मिल गया है। वो बॉस के सामने मेरे और मेरे दामाद के रिश्ते के बारे में बकवास करने लगी थी। तब ही आरिफ के बॉस यानी रघुवीर जी सबा की तरफ देखकर बोले, सबा, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें पता है तुम अपनी माँ और अपने शौहर के बारे में क्या कह रही हो? अब तो सबा और भी बकवास करने लगी। तब आरिफ ने इस पर चलाया। इसने कहा, मैं अभी तक सब सुन रहा था। मुझे पता था कि तू समझदार नहीं है, इसलिए तुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन अब तो बॉस के सामने बकवास करने लगी है। शायद अब तुझे सच बताने का वक्त आ गया है। आरिफ ने कहा, माँ, अब और कितने दिन आप ये सब बातें छुपा कर रखेंगी? इस तरह मन मार कर जिंदगी सीखी नहीं जा सकती। जीना है तो खुले दिल से जियो। आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आपने कोई जुर्म नहीं किया ही नहीं। आरिफ ने सबा से कहा, सबा, पिछले कुछ दिनों से मैं इस कमरे में आ रहा हूँ, ये सच है, लेकिन इस कमरे में क्यों आ रहा था इसका सबब वो सबब नहीं जो तू सोच रही है। असल सबब कुछ और ही है। मैं यहाँ इसलिए आता था कि अपने बॉस को तेरी माँ के कमरे में महफूज छोड़ सकूँ। मैं तेरी माँ के साथ नहीं बल्कि मेरे बॉस के साथ होता था। जिस दिन हम बॉस के जन्मदिन की पार्टी में गए थे, इस रात जब हम पार्टी से घर लौटे तो मैंने तेरी माँ को इनके कमरे में रोते देखा था। इसी रात बॉस ने तेरी माँ का नंबर भी ले लिया था। इस रात बॉस बार बार तेरी माँ को फ़ोन कर रहे थे। इस रात जब मैं अचानक तेरी माँ के कमरे में गया तो इनके फ़ोन में बॉस की कई मिस्ड कॉल देखे। अगले दिन मैंने बॉस से पूछा तो मुझे सच पता चला। एक वक्त था जब तेरी माँ और बॉस एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, इन दोनों के दरमियान प्यार भी था, लेकिन घर वालों के दबाव की वजह से वो अपनी ज़िंदगी एक साथ नहीं गुजार सके। लेकिन किस्मत ने 30 साल बाद इन्हें एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया। तेरी माँ कुछ बोलने को तैयार ही नहीं थी, लेकिन बॉस की वजह से मुझे इन दोनों के रिश्ते का पता चला। तब से मैंने जानबूझकर कभी दोस्तों का बहाना, कभी बॉस का, ताकि तेरी माँ और बॉस को एक दूसरे से मिलवा सकूं। आहिस्ता आहिस्ता मैंने तेरी माँ के चेहरे पर खुशी देखना शुरू की। वो भी अपना पुराना रिश्ता जीने लगी, लेकिन तूने इसे गलत समझा और माँ पर गलत इल्ज़ाम लगाए। तेरे इल्ज़ामात के बाद तेरी माँ ने घर से निकलना बंद कर दिया। तब से मैंने इस प्रेम जोड़े की मुलाकातें अपने घर में ही करवानी शुरू कर दी। तेरी माँ जानती थी कि तू इस उम्र में इनके और बॉस के रिश्ते को कबूल नहीं करेगी, इसलिए कभी तुझसे खुलकर बात नहीं की, लेकिन अब मुझे लगता है कि इन्हें अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद करने दें। सबा बोली, आरिफ,
तुम मेरी माँ को इनके पुराने प्यार से मिलाने की कोशिश कर रहे थे। तुम दामाद होकर भी कोई एतराज़ नहीं कर रहे थे और मेरी माँ को दोबारा जीने का मौका दे रहे थे। मैं आगे बढ़ी और सबा से आंसू भरी आंखों से बोली, मुझे माफ़ कर दे बेटी, मुझे इस उम्र में ये सब नहीं करना चाहिए था। मुझे रघुवीर से दोबारा नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन तो फिक्र मत कर, सुबह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मैं रघुवीर से कभी नहीं मिलूँगी। इस उम्र में मुझे ये बातें तेरे मुंह से सुनने से पहले ही यहाँ से चली जाती। मेरी आंखों में आंसू देखकर सबा बोली, अम्मा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें समझा ही नहीं था, ना ही मैंने कभी तुम्हारी तन्हाई को महसूस किया। अब वो वक्त तो गुजर गया, लेकिन अगर तुम मेरे लिए जी सकती हो तो फिर मैं तेरी खुशी में क्यों शामिल नहीं हो सकती। तुम्हारे वक्त में दादाजी ने तुम्हारी शादी नहीं होने दी थी, लेकिन अब मैं इनके नक्शे कदम पर नहीं चलूँगी। मैं तुम्हें और बॉस को तुम्हारी बाकी ज़िंदगी के लिए ढेर सारी दुआएं देती हूँ। बास को मैं अपने बाप की जगह कबूल करती हूँ। बेटी की रजामंदी सुनकर मेरी आंखें भर आईं। रघुवीर भी मेरी तरह अपनी ज़िंदगी में तन्हा थे। अगले 3 दिनों के अंदर मेरी और रघुवीर की रजिस्टर्ड शादी मेरी बेटी और दामाद की मौजूदगी में हो गई। शायद ये पहली बार हुआ होगा कि एक बेटी ने अपनी माँ की विदाई की हो। मेरी विदाई के वक्त मैंने सबा को एक नसीहत दी। मैंने कहा, सबा, पैसा सब कुछ नहीं होता, इसलिए हमेशा पैसे के पीछे मत भागो। कभी अपने ख़ानदान पर भी ध्यान दो। फ़राइज़ से भाग कर ना ज़िंदगी मुकम्मल होती है, ना खुशियाँ मिलती हैं। अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान दे। सबा ने मुझसे वादा किया कि आगे से वो घर की जिम्मेदारियां निभाने में पीछे नहीं हटेगी। मेरी विदाई होते ही सबा ने 20 दिन की छुट्टी ले ली। शादी के 2 साल बाद मेरी बेटी और दामाद एक बार फिर हनीमून पर गए। तो दोस्तों, शादी और प्यार की कोई उम्र नहीं होती। जहां दिल मिल जाते हैं वहां रिश्ते खुद बन जाते हैं। बस ज़रूरत होती है एक दूसरे को समझने की। ये थी आज की हमारी छोटी सी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप ऐसी ही और भी दिलचस्प और रोमांटिक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।